इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। और मैं आज बिहार के लोगों को एक और गारंटी दे रहा हूं। जिन्होंने बिहार के गरीबों को लूटकर नौकरी के बदले जमीन लिखवाई है, कान खोल के सुन लो, उनका भी जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। बिहार को लूटने वालों को एनडीए सरकार छोड़ेगी नहीं। नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 के रेस बताएंगे सुकेश। अभी अभी आपने प्रधानमंत्री के दो बयान सुने। एक बयान तेजस्वी यादव को लेकर था, निशाना साधते नजर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि जेल जाने की तैयारी कर ले, जैसे ही हेलीकॉप्टर से घूमना बंद होगा वो जेल के रास्ते पहुंचेंगे। इसके अलावा एक और बयान हमने आपको सुनवाया, मुजरा वाला बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लोकसभा चुनाव में उनका एक अलग अंदाज, एक अलग रूप और एक अलग बयानबाजी, भाषण भी हमें देखने को मिला है। एक हार्श रूप प्रधानमंत्री को देखने को मिला है। सर, जो बयान पीएम की तरफ से, ये चाहे अभी की मुजरे वाली आप बात कर लीजिए, इसके पहले मंगलसूत्र वाली बात कर लीजिए, ऐसे कई बयान हैं जिन्होंने कंट्रोवर्सी पैदा की है। आखिर ये रूप और ये इतना हार्शनेस क्यों? आज ही के दो बयान देखे, ये दोनों बयानों में पीएम उखड़े हुए दिख रहे हैं जी। अब ये क्यों है ये समझना मुश्किल है। अपने पॉलिटिकल एडवर्सरी पे तीखा हमला करना, प्रहार करना जी, उनकी कमियों को उजागर करना, अपनी उपलब्धियों को गिनाना जी, ये सभी राजनेता करते हैं। जो सत्ता में बैठे हैं वो अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं। प्रधानमंत्री की एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी एक बड़ी फॉलोइंग है। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से घूमना बंद है, बंद होगा और जेल के रास्ते खुलेंगे, ये एक पॉलिटिकल हमला है। अब मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो जमीन के बदले नौकरी वाली जिस केस की बात प्रधानमंत्री कर रहे थे, जिसका हवाला दे रहे थे, ये स्टोरी मैंने की है। ये 2007-8 की बात है, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री हुआ करते थे, तो हमने अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की थी और मैंने उसमें पाया था कि कई ऐसे लोग जिनको नौकरियां मिली रेलवे में, उन्होंने जमीन लालू यादव को लिखी है, कागज पे लिखी है। वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस ऐसा था जो उस समय बल्ब जलाता था आपके कि आखिर वही व्यक्ति उनको जमीन क्यों लिख रहा है जिनको रेलवे में नौकरियां मिली है। उस समय भी जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उसने इसको बहुत प्रमुखता के साथ उठाया था। जेडीयू, जो आज फिर उनकी सहयोगी है, बीच में उनकी तरफ चले गए थे, उन्होंने भी प्रधानमंत्री तक को जाकर शिकायत की थी। 2014 तक यूपीए की सरकार थी, 9 तक तो लालू यादव खुद प्रधानमंत्री थे, उसके बाद ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी। एक आध बार उन्होंने कहा भी कि इस पर जांच होगी, मामला सीबीआई तक गया। मेरी जानकारी में सीबीआई ने केस क्लोज कर दिया। लेकिन अब जबकि प्रधानमंत्री 2014 से लेकर 24 तक 10 साल तक प्रधानमंत्री उस पद पे हैं और ये घटना हो चुकी है जी, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आती है, जिसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस इस तरफ इशारा करता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है, उसमें संलिप्तता लालू प्रसाद यादव की है या उनके बेटे तेजस्वी यादव की भी है। इसकी जांच होनी चाहिए जी। लेकिन इस जांच में इतनी देर क्यों? 2008 से लेकर 14 तक तो उनकी सरकार थी, चलिए उस पर मिट्टी डाल दिया गया। 14 से लेकर 24 तक आपकी सरकार है। 24 के चुनावों में इस बहाने से आप हमला कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को आप कह रहे हैं कि
आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए। तो लोग इसको पॉलिटिकल हमला तो मानेंगे, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें एक बड़ा वर्ग ये सोचने को विवश होगा, मजबूर होगा कि प्रधानमंत्री अपने जो पॉलिटिकल एडवर्सरी हैं उस पे हार्श होते हैं और एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं, जो उन पे सबसे बड़ा आरोप लग रहा है, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो ईडी हो। ईडी खास तौर पे, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पे विपक्ष का हमला लगातार हुआ है, लेकिन ईडी आज की तारीख में सबसे ज्यादा निशाने पे है कि ईडी का पीएमएलए की वजह से, क्योंकि वो एक ऐसा सेक्शन है जिसके तहत आरोपी को बेल नहीं मिल पाती है। लोग जेलों में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, अभी जेल पे बाहर है, लेकिन उनको सिर्फ कैंपेन करने के लिए छूट मिली है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि इस बात की भी गारंटी है कि जेल जाएंगे, तो विपक्ष को एक मौका मिलता है कि वो कहे। और अभी हाल फिलहाल में जो इंटरव्यूज अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं, उन्होंने कहा है कि सब के सब जेल जाएंगे। अगर मैंने इस्तीफा दिया तो इसी तरीके से सारे मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जाएगा और मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए कहा जाएगा। ममता बनर्जी जेल जाएंगे, उन्होंने तेजस्वी यादव का भी नाम लिया था, वो भी जेल जाएंगे। विजयन के बारे में कहा था, वो भी जेल जाएंगे। तो अपने पॉलिटिकल एडवर्सरी को प्रधानमंत्री ये मौका क्यों दे रहे हैं? लेट लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। और ये तो हमला, चलिए तब भी राजनीतिक हमला है कि उन पे एक आरोप है कि उन्होंने जमीन के बदले लोगों को नौकरियां दी हैं जी। हालांकि मैं एक बात क्लियर कर दूं, उस समय तेजस्वी माइनर थे। जहां तक मुझे याद आता है तेजस्वी उस समय माइनर थे। उन पे कितना आरोप बनता है, क्या ये आरोप उन पे चस्पा होता है कि नहीं, कोई वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर रहे थे। मेरे ख्याल से वो स्कूल में थे 2007 में, 2007-8 की बात है। तो मैं किसी और चैनल में था जहां मैंने ये स्टोरी की थी, जहां इसका खुलासा किया था। अब उन पे आरोप बनता है कि नहीं बनता है, मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से उसमें डिले हुआ है वो शक की सुई एक पैदा करता है कि आप अपने विपक्षी को केस में उलझाकर रखना चाहते हैं। सीबीआई भी फेवरेबल मौका देखती है, उस आधार पे कार्रवाई करती है। सरकार यूपीए की थी, केस बंद हो गया। सरकार एनडीए की है, केस खुल गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मुलायम सिंह यादव के केस में भी ऐसा ऐसे अधिक संपत्ति के केस में हुआ था कि जब चाहती थी कांग्रेस उस हिसाब से सीबीआई एक्ट करती थी। उनसे समर्थन लेना है तो थोड़ी ढील दे दी, एक एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। जब आर्म ट्विस्ट करना है तो एक दूसरा एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सरकारों का शगल रहा है। लेकिन ये सरकार जो डिफरेंट होने का दावा करती है, ये सरकार, ये प्रधानमंत्री जो लगातार इंटरव्यू में कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को तो छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारी तो जेल जाएंगे। तो ये बड़ी लंबी डिबेट है कि उनके साथ जो भ्रष्टाचारी आए, जिनको वो खुद भ्रष्टाचारी कहते थे, उन पे क्या कार्रवाई हुई। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि चाहे वो अजित पवार हो, चाहे वो हसन मुशर्रफ हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, एक लंबी लिस्ट है। जो गिराना शुरू करूं तो बहुत लंबा जाएगा। तो एक तो ये होता है कि प्रधानमंत्री ये बोलकर क्या विपक्षियों को धमका रहे हैं, क्या डरा रहे हैं, और क्या वो इशारा कर रहे हैं कि तुम्हारे जेल जाने का समय नजदीक आ गया है और ईडी इससे क्यों ले, सीबीआई से क्यों ले। लेकिन जो दूसरा बयान है मुजरा वाला, वो बिलो द बेल्ट है, जो प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री ने यह कहा, और प्रधानमंत्री को यह क्यों कहना पड़ा। प्रधानमंत्री लगातार कई रैलियों में यह बात कह रहे हैं कि आरक्षण अगर बाबा साहब आए, वो भी कहें, तब भी छीना नहीं जाएगा। मैं आरक्षण के हक में हूं, मैं आरक्षण के पक्ष में हूं। ये जो एक इकोसिस्टम है जो ये फैला रहा है कि आरक्षण रद्द किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने 400 सीट मांगी और कई उनके प्रत्याशियों ने ये कहा कि संविधान बदलना है, 400 सीट आपको देनी होगी जी। इसमें एक दो नहीं, कई ऐसे नाम हैं। तो प्रधानमंत्री क्या इससे बैकफुट पे हैं, वो अंडरलाइन करना चाहते हैं? क्या उनका एक बड़ा दलित वोट खिसक रहा है? संविधान और आरक्षण, जो एक बड़ा दलित वर्ग है, उसका एक बड़ा अटैचमेंट इन दोनों चीजों से है जी। क्या वो जो यूजुअल कोर्स में बीजेपी का वोटर बनता जा रहा था, सिर्फ यूपी में नहीं, अब यूपी से बाहर भी, क्या उसमें कुछ डेंट आया है? और क्या प्रधानमंत्री इसलिए यह कहना चाहते हैं
तो आज उन्होंने यही कहा कि कोई आरक्षण मेरे मरते दम तक नहीं हटने वाला। मैं इसकी रक्षा करूंगा, ये नहीं हटेगा। प्रधानमंत्री अगर इतना ही कहते तो कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक कोई आरक्षण रहेगा। आपसे छीन नहीं सकता है, जी। यह अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट होता। लेकिन विपक्ष पे हमला करने के क्रम में प्रधानमंत्री ने यह कहा कि विपक्षी जो अपने वोट बैंक के आगे चाहे लाख मुजरा करें, अब वो वोट बैंक अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अपने वोट बैंक को वो सींचना चाहते हैं, उनको मैसेज देना चाहते हैं। जी। तो उन्होंने बातचीत के क्रम में इस मुजरे शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जो प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है वैसे प्रधानमंत्री से जिसकी एक बड़ी फॉलोइंग है। आज की तारीख में हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि 400 तो एक ट्रैप है, नंबर्स चाहिए 272, 543 की संख्या है, 272 की संख्या चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए। 272 के इर्द गिर्द आसपास कौन लग रहा है? बीजेपी तमाम जगह अगर घटेगी भी तो वो 272 के आसपास वही होगी। कांग्रेस उस 272 के इर्द गिर्द है नहीं। इंडिया ब्लॉक क्या एक कॉबल करके जो बनाया गया, क्या वो 272 के आसपास है? बीजेपी एनडीए इज क्लोजर टू दैट 272 मार्क एज कंपेयर टू इंडिया गठबंधन। अभी तक तो यही लग रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री का इस स्तर पे चले जाना कि विपक्ष पे हमला करते करते, और ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ना, मैं सोच रहा था बैठ के कि प्रधानमंत्री ने हाल फिलहाल के दिनों में एक आध वाइड बॉल हो जाए तो चलती बात, लेकिन आप हर ओवर में वाइड डाल रहे हैं तो आप पे सवाल उठते हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री पे जो बहुत सशक्त है, जी, मैं बार बार कहता हूं जिसकी लोकप्रियता बहुत है, और जो प्रधानमंत्री है, मैं पहले की बात छोड़ दूं, बहुत बयान ऐसे सामने आ जाएंगे जिसमें प्रधानमंत्री ने बहुत बिलो द बेल्ट भी हिट किया है, लेकिन इसी चुनाव में उन्होंने मीट वाले बयान से शुरू किया। जब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव का एक वीडियो आया तो उन्होंने उस पर हमला किया कि आखिर क्यों चढ़ाते हैं ये सनातनियों को, जबकि वो बहुत क्लियर था कि वो नवरात्र के पहले का वीडियो था। मंगलसूत्र वाला बयान वो बहुत सारे उनके समर्थकों को भी बहुत पसंद आने वाला बयान नहीं था। आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस कांग्रेस ले जाएगी, आपके पास 2 कमरे हैं तो एक कांग्रेस ले जाएगी। न्यूक्लियर पावर जो हम है, प्रधानमंत्री वहां तक चले आए कि कांग्रेस इसको डिफ्यूज करना चाहती है, वो राम मंदिर पे बाबरी ताला लगाना चाहती है। आप चुनाव में होते हैं तो आप विपक्ष पे हमला करते हैं, लेकिन आपके पास जब उपलब्धियों की इतनी बड़ी श्रृंखला है जिसको आप गिनाते भी हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। ये प्रधानमंत्री के पद के अनुरूप ये बयान नहीं है। कोई भी, उनके समर्थक भी पता नहीं इस बयान को पसंद करेंगे कि नहीं। आज चूंकि 2 बयान थे तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे डिस्कस करते हैं कि प्रधानमंत्री आखिर इन बयानों को वो सहसा दे देते हैं बोलने के क्रम में, या वो जानबूझकर ऐसे बयानों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे हमले की प्रतीक्षा करते हैं। सर, एक और सवाल ये है मेरा कि आज 6ठे चरण का मतदान हो रहा है, पीएम का बयान आज ही आया है। हमने इन 6 चरणों में पीएम मोदी के जो बदलते स्वरूप, उनके बयानों को देखा है। आपको लगता है चुनाव बीजेपी के अगर जीत जाने के बाद भी ये पीएम मोदी की जो छवि है, जो पीएम मोदी का एक स्टांस है, जो पॉपुलैरिटी है, उस पर एक चोट करेगा और विपक्ष को भी एक मौका देगा बोलने के लिए कि ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए? ऐसा विपक्ष बहुत सालों से कह रहा है और प्रधानमंत्री ने ऐसे बहुत सारे मौके दिए हैं। प्रधानमंत्री कई बार विक्टिम कार्ड खेलते भी हैं कि मुझे बहुत गालियां दी गई। प्रधानमंत्री को गालियां दी गई हैं, प्रधानमंत्री पे हमले किए गए हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, उनका अपना एक उस पद का की अपनी एक गरिमा है। और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय नेता, उनके पास लाभार्थी की एक बड़ी संख्या है। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक ऐसा ढाल बनाया है जो उनको बहुत वोट फेच करता है। एक हिंदुत्ववादी छवि उनकी पहले से भी थी, राम मंदिर बनने के बाद वो एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने तैयार की है। महिलाओं की एक अलग फौज उनके साथ खड़ी है। तो प्रधानमंत्री एक ऐसे वोट बैंक के साथ खड़े हैं जो उनको बड़ा मैसिव बनाता है,
जो उनको लार्जर दैन लाइफ बनाता है। पोर्ट्रे करता है, जो उनको चुनाव में भी एक डिसाइसिव एज देता है। तो ऐसे में चाहे वो चुनाव जीते, बड़े मार्जिन से जीते, हार जाए, वो अलग बात है, विपक्ष इस पे हमला करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसको अपना शगल बना लिया है कि चुनाव के वक्त साम दाम दंड भेद वो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो इस कसौटी पे हमेशा तौले जाएंगे कि क्या प्रधानमंत्री को उस स्तर पे जाना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री को इससे गुरेज करना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री ये बोले बिना भी अपना काम कर सकते हैं। बाकी हमले प्रधानमंत्री पे हो, प्रधानमंत्री एक अच्छे वक्ता भी हैं, वो बहुत शालीन भाषा में भी लोगों को संबोधित करके अपनी बात रख सकते हैं जी। वो पसीने छुड़ा सकते हैं, वो छक्के छुड़ा सकते हैं अपने विरोधियों के, लेकिन वो जानबूझकर इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं क्या? ये एक सवाल उठता है कि वो एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसे प्रधानमंत्री की अग्रेसिवनेस प्रधानमंत्री में पसंद है। क्या प्रधानमंत्री जानबूझकर उस भाषा को इस्तेमाल करते हैं, और क्या प्रधानमंत्री को इस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जिसपे एक बड़ा डिबेट इस देश में बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री वो रिलेंटलेस तरीके से उनका डायरेक्शन वही है, वो बदलता नहीं है। मतलब बेसिकली पीएम मोदी का जो बयान हाल फिलहाल में हम सुन रहे हैं, उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोग बात कर रहे हैं, हम आज आपसे बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है एक पीएम के नाते और जिस कुर्सी पे फिलहाल वो हैं, जिस पोजीशन पे फिलहाल वो हैं, क्या उसकी रिस्पेक्ट करते हुए ऐसे बयान आने चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।